शापित कथाएं। वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमता है, सच्चाई और अच्छाई का मास्क, जिससे उसके अंदर व्याप्त बुराइयां, धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों से जलन की भावना, अपनों को ही सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की फितरत को वो ढक सके। हम में से कोई भी एक दूसरे के असली चेहरे को शायद ही कभी पहचान सकेंगे। आज की तारीख में तो पहचानना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया ने महामारी के चलते अपने आधे चेहरों को मास्क से ढक रखा है। कौन आपके सामने से निकल गया पता ही नहीं चलता। गजब की बात तो ये है कि अजीब स्टाइलिश मास्क भी मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ तो ऐसे मास्क हैं जिन पर डरावने दांत बने हैं, कुछ पर डरावनी शक्लें। उस डरावने मास्क के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है ये कहना मुश्किल है। ऐसे ही एक चेहरे से मेरा सामना हुआ और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई। मेरा नाम रोहित है और मैं पेशे से वकील हूँ। मैं डिवोर्स केस लेता हूँ। आज के ज़माने में जब महामारी इतनी फैल गई है तो मैं भी कोर्ट कम ही जाता हूँ। ज़्यादातर क्लाइंट से ऑनलाइन ही संपर्क करता हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ पेचीदा केस के लिए कोर्ट जाने लगा था। एक रोज़ मेरे कैबिन के बाहर एक अजीब सा मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसका मास्क गजब का डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ड्रैकुला खड़ा हो जो अभी सबका खून पी जाएगा। और उसकी आंखें तो लग भी वैसी ही रही थी, एकदम लाल, जैसे वाकई में उनमें खून उतर आया हो। मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो वो मुझे देख ही रहा था। मैं एकदम सहम गया। डर के तरंगों ने अंदर तक मुझे झकझोर दिया। मैंने चपरासी को बुलाया और उससे उस मास्क वाले व्यक्ति की पूछताछ करने को कहा। कुछ देर बाद जब चपरासी आया तो उसने बताया कि वो उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वो वहाँ से चला गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अजीब आदमी था। जब कोई काम ही नहीं था तो आया क्यों था? आया तो आया, अपने अजीब से मास्क से डराया क्यों? शाम तक मैं सब भूल चुका था। काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ा। कोर्ट के बाहर आकर अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक फिर से वो मास्क वाला खौफनाक चेहरा मुझे फिर दिखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। उसने चेहरे को तो मास्क से ढक रखा था, अपने सिर पर भी अलग रंगों के बालों वाले विग पहन रखे थे। मैंने कुछ देर उसे देखने की कोशिश की। शायद कोई दोस्त हो जो मुझे डरा रहा हो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं कितना डरपोक हूँ। पर मुझे नहीं लगा कि वो मेरा कोई दोस्त है। तभी अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के कारण पैर लड़खड़ाने लगे। बस जल्दी से ड्राइवर गाड़ी ले आए और मैं उसमें बैठ जाऊं। यही प्रार्थना कर रहा था भगवान से। अब वो मुझसे सिर्फ 10 कदम के फासले पर था। मैं चीखना चाहता था पर आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी मेरी गाड़ी आ गई और मैं भागकर उसमें ऐसे बैठा जैसे किसी को खून करते देखने पर गवाह भागता है। घर पहुंचकर कम से कम 5 गिलास पानी पिया, फिर शांति से सोफे पर ही बैठ गया। दिल अभी भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। मैं अभी भी उस मास्क वाले व्यक्ति के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक माँ की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे कम से कम घर आकर तो कोर्ट कचहरी को भूल जाया कर। चल हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जा। एक पल को सोचा कि आज जो हुआ वो माँ को बता दूं, और दूसरे ही पल अपने आप को रोक लिया। माँ बेवजह परेशान हो जाएंगी। वैसे ही मुझे लेकर बहुत परेशान रहती हैं। अगले दिन मेरे मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया। कोई अनजान नंबर था। मैंने जब ये वीडियो देखा तो डर के मारे मोबाइल ही हाथ से गिर गया। उस वीडियो में वही मास्क वाला खौफनाक चेहरा किसी को बेदर्दी से मार रहा था और फिर मेरी तरफ इशारा करके बोला, अब तेरी बारी। कुछ पलों के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। उस आदमी के पास मेरा फ़ोन नंबर कैसे आया? वो मेरे बारे में और क्या क्या जानता है? ये सब बातें अब मेरे जहन में घूमने लगी। मुझे लगा कि इससे पहले कि वो आदमी कुछ और करे, मुझे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैंने अपनी एक दोस्त जो कि एक क्रिमिनल लॉयर है और ऐसे कई साइबर क्राइम केस सुलझा चुका है, उसको संपर्क किया। फिक्र मत कर रोहित, तू अपना फ़ोन लेकर कल मेरे केबिन आ जाना, मेरे दोस्त आशीष ने बोला। अगले दिन मैं आशीष के केबिन पर पहुंचा।
उसने मुझे समझाया कि किस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें भेजा गया वीडियो कहाँ से आया है। लगभग 2 घंटे बीत गए पर साइबर क्राइम वाले उस वीडियो की लोकेशन का पता नहीं लगा पाए। आशीष ने मुझे सांत्वना देते हुए बोला कि मैं घबराऊं नहीं, वो अपने कुछ और क्रिमिनल लॉयर दोस्तों से बात करेगा और इस मसले की तह तक पहुँच कर रहेगा। क्योंकि आशीष ने मेरे केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी ले ली थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने काम में लग गया। शाम को माँ का फ़ोन आया कि उन्हें बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आते हुए ले आऊँगा, वो बाज़ार ना जाएं। ड्राइवर ने गाड़ी कार पार्किंग में पार्क करी और मैं मार्केट चला गया। जब मैं सामान खरीद रहा था तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने मुड़कर हर जगह देखा पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मेरा भ्रम समझकर मैं सामान खरीदने में लग गया। कुछ देर बाद मैंने उस मास्क वाले खतरनाक चेहरे को मार्केट में देखा। वो मुझे ही घूर रहा था। ना जाने क्यों उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और सांसें एकदम तेज दौड़ने लगती हैं। मैंने अपना सामान उठाया और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने फटाफट अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और गाड़ी को पार्किंग से बाहर लाकर खड़े करने को कहा। गाड़ी आते ही मैंने तुरंत अपना सामान उसमें पटक दिया और बैठ गया। घर पहुंचकर मैंने तुरंत आशीष को फ़ोन मिलाया और उसे सारी घटना बताई। रोहित, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है ऐसा कोई आदमी ही ना हो। कैसी बात कर रहे हो आशीष? भ्रम एक बार होता है, बार बार नहीं। अच्छा, हो सकता है कहीं ये तुम्हारा कोई पुराना क्लाइंट हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो। तुम पागल हो गए हो क्या आशीष? मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ, तुम्हारी तरह क्रिमिनल लॉयर नहीं जो मेरे दुश्मन होंगे। अरे ये भी तो हो सकता है कि कभी तुमने किसी सिरफिरे का डिवोर्स करा दिया हो और अब ये तुमसे बदला ले रहा हो। आशीष हंसते हुए बोला। आशीष, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तो इस केस को सीरियसली नहीं ले रहा है। रहने दे, तेरे बस का नहीं है। अब मैं खुद ही इसे देख लूँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। तभी मेरे पास एक और वीडियो आया। उस वीडियो को देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वीडियो मेरे घर का था। घर में मेरी माँ काम कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वीडियो वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर वही मास्क वाला खौफनाक चेहरा उस वीडियो में आता है और बोलता है, सोचो अगर दरवाज़ा खोलते ही कोई तुम्हारी माँ को मार दे तब तुम क्या करोगे? मैं निशब्द सा अपने बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति जैसे ख़त्म सी हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आदमी मुझसे चाहता क्या है। आज ये मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? मेरे घर के अंदर का वीडियो इसने कैसे बना लिया? तभी मैंने माँ को पुकारा। माँ, क्या आज सुबह 12:30 बजे कोई आया था? अरे हाँ, दरवाजे की घंटी बजी और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था। माँ ने सोचते हुए बोला। तो हो सकता है कि 12:30 से पहले कोई आया हो? मैंने सवाल किया। नहीं, उससे पहले तो कोई नहीं आया था। अब तो मुझसे यह वकीलों की तरह सवाल जवाब करना बंद कर। चल आजा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। कैसे समझाऊं मैं माँ को कि अब उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा था। रात को खाने पर माँ ने मुझसे पूछा कि क्या वो कुछ दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ जा सकती हैं। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं इस महामारी की वजह से माँ को ना कर देती, पर इस वक्त मुझे उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता थी। मुझे लगा कि ये सही मौका है माँ को यहाँ से कहीं और भेजने का। मैंने तुरंत हाँ कर दिया और अगले ही दिन उन्हें उनकी बहन के पास रवाना कर दिया। माँ को भेजकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब सिर्फ मैं हूँ और वो खतरनाक मास्क वाला चेहरा। माँ के जाने के बाद कुछ दिन बहुत शांति में गुजरे। मुझे वो चेहरा कहीं भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद आशीष सही कह रहा था कि ये मेरा भ्रम है या फिर कोई मुझसे मजाक कर रहा था। शनिवार का दिन था और कोर्ट में बहुत सारा काम बचा हुआ था। तभी मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है तो उसे छुट्टी चाहिए। मैंने उसे छुट्टी दे दी। अब मुझे खुद ही गाड़ी चलाकर घर जाना था। शाम होते होते सारा दफ्तर खाली होने लगा, पर मेरा काम अभी भी बाकी था। रात के 9:30 बजे मैं अपना काम खत्म कर निकला तो देखा कि अमूमन सारे केबिन के दरवाजे बंद हो चुके थे। ज़्यादातर वकील जा चुके थे, सिर्फ 1-2 लोग ही बचे थे। अब मैं कार पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। कार पार्किंग को इतना खाली कभी नहीं देखा था।
सिर्फ जहाँ जहाँ कार खड़ी थी वहीं लाइट जल रही थी, बाकी जगह लाइट भी बंद हो गई थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मुझे फिर से उसी डर का आभास हुआ। तभी मुझे वहाँ किसी के सीटी बजाने की आवाज़ आई। मैं एक क्षण रुका और फिर तेज़ कदमों से अपनी कार की तरफ भागने लगा। जैसे जैसे मैं अपनी कार की तरफ पहुँच रहा था वैसे वैसे वो सीटी भी तेज़ होती चली जा रही थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कार पार्किंग में इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा, कोई भी नहीं था। चौकीदार भी शायद चले गया था। खौफ मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था, पैर भी लड़खड़ा रहे थे। फिर मैंने मन में सोचा, आज तो मुझे इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। मैं वहाँ रुका और अपने अंदर हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? आज या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। तभी अचानक वो मास्क वाला खतरनाक चेहरा मेरे सामने सीटी बजाता हुआ आकर खड़ा हो गया। उसे देख मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, पर फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और उससे पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही उजाड़ दी और अब पूछ रहा है कि तूने क्या बिगाड़ा है मेरा, और मैं क्यों तेरे पीछे पड़ा हूँ? तेरी वजह से आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं। मेरी वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। कौन हो तुम? मैंने कभी किसी के बच्चे को उससे जुदा नहीं किया है। हाँ, तुम्हारी ही वजह से आज मैं अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरस गया हूँ। तुमने ही मेरा और मेरी पत्नी का डिवोर्स केस लड़ा था, जिसे वो जीत गई, और मेरे बच्चों की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सज़ा मैं तुम्हें देकर रहूँगा। उसने जेब से चाकू निकालते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन से केस की बात कर रहे हो? और इस चाकू को अंदर रखो, तुम मुझे ऐसे डरा धमका नहीं सकते। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुमने पिछले साल शालिनी आहूजा का केस लड़ा था, मैं उसका पति हूँ। हाँ, मैंने लड़ा था उसका केस। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और उससे पैसे भी मांगता था, इसलिए मैंने उसका केस लड़ा था। ये सब झूठ था। क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की थी? बस जो शालिनी ने तुमसे कहा तुमने वही मान लिया। कभी ये नहीं सोचा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है? कभी मुझसे बात करने की कोशिश की होती तो पता चलता कि सच क्या था। अच्छा, तो तुम ही बता दो सच क्या था, मैंने पूछा। वो आदमी दूसरी गाड़ी के बम्पर पर बैठ गया और मुझे भी अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा। जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे चाकू से डराया। फिर उसने मुझसे विनती की कि मैं बिना हंगामा किए चुपचाप बैठ जाऊं और उसकी बात ध्यान से सुनकर फिर फैसला करूं कि उस दिन मुझसे गलती हुई थी कि नहीं। मैं एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी हूं। मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी। वो हमेशा मुझसे ज़्यादा पैसे कमाने को कहती थी, पर मैं उतने ही कमा सकता था जितनी मेरी क्षमता थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह किसी और को पसंद करने लगी है और उसके साथ घर बसाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करने पर हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पर वो नहीं मानी और उसने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। उसने तुम्हारे ज़रिए ये साबित कर दिया कि मैं उसे पैसों के लिए परेशान करता हूँ और मारता पीटता हूँ। तुम्हारी मदद से उसे डिवोर्स भी मिल गया और मेरे बच्चों की कस्टडी भी तुमने उसे ही दिला दी। तुमने मुझ पर इतने घिनौने और झूठे आरोप लगाए कि मेरा उस कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया। सब यही सोचने लगे कि मैंने ही शालिनी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तभी मैंने सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। अपने बच्चों से बिछड़ने का डर और अपने नाम खराब होने का डर क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर यह तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें इतना डराना चाहता था कि तुम्हारी सांसें रुक जाए। फिर मैंने कहा, अगर मैंने या शालिनी ने तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे तो तुमने कोर्ट में उसे झूठा साबित क्यों नहीं किया? तुम तो शायद कोर्ट भी नहीं आए थे। अगर मैं शालिनी के इल्ज़ाम को झूठा साबित करता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। वो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती।
मेरे पास सारे सबूत थे, पर उन्हें दिखाकर मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं कर सकता था। और यदि ये सच सामने आ जाता तो शालिनी का एक घिनौना रूप भी सामने आ जाता। तुम्हारे मुताबिक मैं शालिनी को मारता पीटता था, पर जब मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने शालिनी को यह कदम उठाने से रोका था, तो जो उसने किया वो शायद इंसानियत और मानवता के विरुद्ध था। ये कहकर उसने अपना मास्क उतारना शुरू किया। जैसे ही उसके मास्क उतरा तो मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन न करने पर शालिनी ने मेरे साथ ये किया था। उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज मुझे अपने ऊपर बहुत सी ग्लानि महसूस हो रही थी। क्यों मैंने शालिनी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया? क्यों मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे सच्चाई की तह तक जाना चाहिए? मेरी वजह से इस आदमी ने कितने दुख भोगे होंगे, कितने दर्द सहे होंगे। आज मुझे अपने वकील होने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वकालत की डिग्री लेते वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होने दूंगा। कुछ देर के लिए हम दोनों शांत बैठे रहे। फिर वो आदमी उठा और बोला, मैं चाहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये एक एहसास था कि तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो। मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस तुम्हें ये एक एहसास दिलाना ज़रूरी था कि डर कितना बड़ा खौफ है। आज लोग मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझसे दूर भागते हैं। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और उसकी एक वजह तुम हो। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे अपने वकील होने पर बेहद अफसोस हो रहा है। मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी फिर से सुधारना चाहता हूँ। मैं ये केस फिर से ओपन करना चाहता हूँ। अब शालिनी को उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं वो मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कस्टडी मैं वापस दिला कर रहूँगा। मैंने उसे सोमवार को सुबह सारे सबूतों के साथ ऑफिस आने को कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहाँ से चले गया। सोमवार को मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जब वो आया तो मैंने उससे सारे सबूत मांगे, पर उसने मुझे देने से मना कर दिया और बोला, अब मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए। पर क्यों? तुम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे। अब क्या हुआ? तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या तुम पर कोई दबाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। कल मैं शालिनी के घर गया था। सोचा था कि एक नज़र बच्चों को देख लूँगा और मौका लगा तो उनसे मिलकर उन्हें बता भी दूँगा कि जल्दी वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। पर वहाँ पहुँचकर मैंने जो देखा उसने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया कि कहीं बच्चों की कस्टडी वापस लेकर गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्या देखा तुमने? मेरे बच्चे बहुत खुशी से अपने नए पापा की गोद में खेल रहे थे। उनके पास सुख सुविधा की बहुत सी चीज़ें मौजूद थी जो मैं उन्हें कभी नहीं दिला सकता। वो इतने खुश थे कि शायद उन्हें मेरी याद भी नहीं आती होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे वो सब छीन लूँ। इतना स्वार्थी नहीं हूँ मैं। ये कहकर वो रोने लगा। मेरे भी आंसू नहीं थम रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ममता केवल माँ के हृदय में ही होती है, पर यह सच नहीं है। ममता एक पिता के दिल में भी छुपी होती है। मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए नौकरी की बात कर ली है और वो अपने सभी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पा सकता है। और रही बात उसके चेहरे की, तो वो मैं धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा दूंगा। आज वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। अकेला ज़रूर है, मगर उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई देती है। और अब उसे अपने चेहरे को मास्क से ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, चेहरा हमारी खूबसूरती का आईना नहीं होता। उस मास्क वाले खौफनाक चेहरे के पीछे एक मासूम, भोला, निर्दोष चेहरा भी छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आई हो तो इसे डिसलाइक भी कर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आई है हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।